जरा सोचिए, इस बड़े से कॉस्मिक सागर में धूल का एक छोटा सा कण। ये कण बेनू नाम का एक एस्ट्रॉइड, कोई ऐसा वैसा स्पेस रॉक नहीं है, जी नहीं। नासा वाले, जो बहुत क्लेवर लोग हैं, उन्होंने इसे जरा अच्छे से देखा और उन्हें कुछ बहुत ही हैरान करने वाली चीज मिली। बेनू, आप देखिए, हमारे अपने घर प्लैनेट अर्थ से काफी मिलता जुलता है। इतना ज्यादा कि साइंटिस्ट्स ने प्यार से इसका नाम द सिस्टर ऑफ अर्थ रख दिया है। ये कोई हवाई किला नहीं है, ये पक्के सबूतों पर बेस्ड है जो एक बहुत ही एम्बिशियस काम के जरिए जमा किए गए हैं। ये मिशन ओसाइरिस रेक्स लाखों मील दूर गया, बस इस फैसिनेटिंग आसमानी पिंड को समझने के लिए और ये जानने के लिए कि इसमें हमारे यूनिवर्स और शायद हमारे खुद के बारे में क्या राज छुपे हो सकते हैं। ओसाइरिस रेक्स मिशन, जो इंसानी दिमाग का एक कमाल है, वो सिर्फ पास से गुजरकर हेलो बोलने नहीं गया था। अरे नहीं, ये तो उससे कहीं ज्यादा पेचीदा मामला था। ये स्पेसक्राफ्ट, जो 2016 में लॉन्च हुआ था, सालों तक स्पेस के सन्नाटे में सफर करता रहा और इसकी मंजिल थी एक छोटा अंधेरा सा एस्टेरॉयड। इसका मकसद एकदम क्लियर था, बेनू को करीब से स्टडी करना, उसकी सरफेस का मैप बनाना और सबसे हिम्मत वाला काम, उसके पुराने मटेरियल का सैंपल जमा करना। जरा एक पल के लिए सोचिए, पूरे सोलर सिस्टम में पहुंचकर किसी दूसरी दुनिया के एक टुकड़े को छूना और वापस लाना। ये कोशिश हमारी कभी न खत्म होने वाली क्यूरियोसिटी, अनजान चीजों को एक्सप्लोर करने की हमारी गहरी चाहत और इस विशाल कॉस्मोस में अपनी जगह समझने की जरूरत को दिखाती है। आप पूछ सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एस्ट्रॉइड को लेकर इतना हल्ला क्यों? वेल, बेनू स्पेशल है। ये एक टाइम कैप्सूल है जिसमें हमारे सोलर सिस्टम की एकदम शुरुआत के, यानी करीब 4.5 बिलियन साल पहले के क्लूज मौजूद हैं। इसकी कॉम्पोजिशन को स्टडी करके साइंटिस्ट्स ये राज खोलने की उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी अर्थ समेत प्लैनेट्स कैसे बने। ये आइडिया कि बेनू अर्थ की सिस्टर हो सकती है, इस बात का इशारा करता है कि उनकी शुरुआत एक जैसी हुई होगी, कॉमन बिल्डिंग ब्लॉक्स होंगे और शायद लाइफ के लिए जरूरी इंग्रेडिएंट्स पहुंचाने में भी उनका शेयर्ड हिस्ट्री रहा हो। इससे बेनू सिर्फ एस्ट्रोनॉमिकल इंटरेस्ट का सब्जेक्ट नहीं, बल्कि लाइफ की कहानी का एक की प्लेयर बन जाता है। एक ऐसी स्टोरी जिसे हम अभी भी एक एक कॉस्मिक डिस्कवरी के साथ जोड़ रहे हैं। सिस्टर ऑफ अर्थ वाला निकनेम बेनू को लेकर जो एक्साइटमेंट है, उसे सच में दिखाता है। ये एक फैमिली जैसा कनेक्शन दिखाता है, एक ऐसा रिश्ता जो स्पेस की ठंडी खाली जगह के पार तक फैला है। ये छोटा सा एस्ट्रॉइड हमें उन कंडीशंस के बारे में बहुत कुछ बता सकता है जिनकी वजह से हमारे प्लैनेट पर लाइफ फल फूल सकी। क्या बेनू जैसे एस्ट्रॉइड्स ने शुरुआती बंजर अर्थ तक पानी पहुंचाया था? क्या वे लाइफ की पहली हलचल के लिए जरूरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लेकर आए थे? ये वे गहरे सवाल हैं जिनके जवाब ओसाइरिस रेक्स मिशन और उसके लाए गए सैंपल्स देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए डिस्कवरी की इस जर्नी पर निकलते हैं, बेनू को समझने के लिए और ऐसा करते हुए खुद को भी थोड़ा बेहतर समझने के लिए। अननोन रिसर्च 247 को सब्सक्राइब करो और इस रहस्य को सुलझाने में हमारा साथ दो। ओसाइरिस रेक्स मिशन, जिसका पूरा नाम है ऑरिजिन्स, स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन, रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन, सिक्योरिटी रेगोलिथ एक्सप्लोरर, बोलना थोड़ा मुश्किल है ना? लेकिन इसका मकसद बहुत बड़ा था और इसका सफर शानदार था। नासा ने इसे सितंबर 2016 में लॉन्च किया था। यह निडर स्पेसक्राफ्ट एक लंबे और बहुत सोच समझकर प्लान किए गए सफर पर निकला। इसका टारगेट बेनू कोई आस पड़ोस में नहीं था। 2 साल से भी ज्यादा लगे ग्रहों के बीच की खाली जगह में सफर करते हुए ओसाइरिस रेक्स को आखिर एस्ट्रॉइड तक पहुंचने में दिसंबर 2018 में, सोचिए कितनी सटीकता चाहिए होगी। एक छोटे से क्राफ्ट को नेविगेट करने के लिए लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर एक ऐसी चीज से मिलने के लिए जो मुश्किल से आधा किलोमीटर चौड़ा हो। यह सबूत है इंसानी दिमाग की तेजी का और ज्ञान के लिए हमारी कभी ना रुकने वाली खोज का। पहुंचने पर ओसाइरिस रेक्स ने सीधे सैंपल्स लेना शुरू नहीं कर दिया। नहीं, इसने काफी समय बिताया, असल में लगभग 2 साल बेनू का बहुत बारीकी से सर्वे करते हुए। इसने एस्टेरॉइड की पूरी सतह का बहुत ही डिटेल्ड नक्शा बनाया, ऑर्बिट से उसके आकार, उसकी जियोलॉजी और उसके केमिकल मेकअप का अध्ययन किया। यह सावधानी भरी छानबीन बहुत ही जरूरी थी। बेनू उम्मीद से कहीं ज्यादा ऊबड़ खाबड़ और डायनामिक दुनिया निकला, जो पत्थरों और ढीले ढाले मटेरियल से ढका हुआ था, जिसे साइंटिस्ट मलबे का ढेर कहते हैं। सैंपल जमा करने के लिए एक सुरक्षित और साइंटिफिकली इंटरेस्टिंग जगह चुनना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, जिसके लिए केयरफुल एनालिसिस और अर्थ पर बैठी मिशन टीम की थोड़ी सी कॉस्मिक हिम्मत की जरूरत थी। मिशन के इस हिस्से का क्लाइमैक्स अक्टूबर 2020 में आया,
यह टच एंड गो या टैग सैंपल कलेक्शन इवेंट का पल था। ओसाइरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट एक क्लेवर रोबोटिक आर्म का इस्तेमाल करते हुए धीरे धीरे नाइटिंगेल नाम की एक ध्यान से चुनी गई साइट की ओर उतरा। ये बेनू की सतह से सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए कांटेक्ट में आया, नाइट्रोजन गैस का एक झोंका छोड़ा ताकि धूल और छोटे पत्थर ऊपर उठे, जिन्हें फिर एक स्पेशल कलेक्शन हेड में जमा कर लिया गया। ये एक बहुत ही नाजुक और जोखिम भरा काम था, जो अपने आप किया गया इंसानी कंट्रोल से लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर। मिशन टीम ने सांस रोककर इंतजार किया और शुक्र है टैग इवेंट जबरदस्त सफल रहा। उम्मीद से कहीं ज्यादा मटेरियल जमा हुआ। अपना कीमती कार्गो सुरक्षित करके ओसाइरिस रेक्स ने मई 2021 में घर वापसी का लंबा सफर शुरू किया। वापसी का सफर भी 2 साल से ज्यादा का था, सोलर सिस्टम में एक धैर्य भरा सफर। आखिर में सितंबर 2023 में स्पेसक्राफ्ट अर्थ के पास पहुंचा और सैंपल रिटर्न कैप्सूल को छोड़ दिया। यह कैप्सूल, जिसमें बेनू के अनमोल टुकड़े थे, हमारे एटमॉस्फेयर में तेजी से आया, एक हीट शील्ड से सुरक्षित, और यूनाइटेड स्टेट्स में यूटा रेगिस्तान में पैराशूट से सुरक्षित उतर गया। यह एक बिल्कुल परफेक्ट अंत था, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और हिम्मत वाले डीप स्पेस मिशन का, जो एक नए फेज की शुरुआत का ऐलान कर रहा था, उन पुराने कणों में छिपे रहस्यों का एनालिसिस करने का। जब बेन्नू के सैंपल्स सेफली अर्थ पर वापस आ गए, डिस्कवरी का एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू हुआ। साइंटिस्ट्स, जो एकदम साफ सुथरे स्पेशली डिजाइन्ड लैबोरेटरीज में काम कर रहे थे, बड़े उत्साह से इस एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल मटेरियल को एनालाइज करने का मुश्किल काम शुरू किया, और जो उन्हें मिला वो किसी क्रांति से कम नहीं था। सबसे एक्साइटिंग डिस्कवरीज में से एक थी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की मौजूदगी। अब जब हम ऑर्गेनिक कहते हैं तो हमारा मतलब उन मॉलिक्यूल्स से है जो कार्बन एटम्स पर बेस्ड होते हैं, जो अक्सर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और दूसरे एलिमेंट्स के साथ जुड़े होते हैं। ये सचमुच हमारी अर्थ पर जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जैसा हम उसे जानते हैं। बेन्नू जैसे एस्टेरॉयड पर इनका मिलना वाकई में एक बहुत बड़ी बात है। ये कोई मामूली सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी नहीं है। एनालिसिस से कई तरह के कॉम्प्लेक्स कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स का पता चला है। इन्हें जीवन की रेसिपी के बेसिक इंग्रेडिएंट्स समझो। बेन्नू पर इनकी मौजूदगी एक दिलचस्प थ्योरी को मजबूती से सपोर्ट करती है कि एस्टेरॉयड्स और कॉमेट्स ने अरबों साल पहले एक यंग प्राइमोर्डियल अर्थ तक इन जरूरी चीजों को पहुंचाने में एक अहम भूमिका निभाई होगी। हमारा प्लैनेट अपने शुरुआती आग जैसे दौर में इन नाजुक मॉलिक्यूल्स के बनने या बचने के लिए शायद बहुत मेहमान नवाज जगह नहीं रहा होगा। तो ये आइडिया कि ये स्पेस से आए, बेन्नू जैसे पथरीले कोरियर्स में सुरक्षित, ये समझने के लिए कि जीवन की शुरुआत कैसे हुई, अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। बेन्नू पर इन ऑर्गेनिक बिल्डिंग ब्लॉक्स की खोज का यह मतलब नहीं है कि हमें एस्टेरॉयड पर ही जीवन मिल गया है। ध्यान रखना, बेन्नू एक ठंडा, बिना हवा का पत्थर है और ऐसी जगह नहीं है जहां हमारी समझ वाला जीवन पनप सके। लेकिन इन प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल्स यानी जीवन से पहले आने वाले मॉलिक्यूल्स की मौजूदगी इस पहेली का एक अहम हिस्सा है। यह हमें बताता है कि जीवन के लिए कच्चा माल सिर्फ अर्थ के लिए यूनिक नहीं है, यह हमारे सोलर सिस्टम में दूसरी जगहों पर भी मौजूद है। इससे कॉस्मोस के दूसरे कोनों में जीवन के उभरने की संभावना पर हमारा नजरिया काफी बड़ा हो जाता है, अगर कंडीशन सही हो तो। ये एक हिंट है कि यूनिवर्स शायद जीवन की ओर ले जाने वाली केमिस्ट्री के लिए पहले की हमारी सोच से ज्यादा तैयार हो। इसके अलावा बेन्नू पर मिले खास तरह के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और उनके स्ट्रक्चर को स्टडी करने से शुरुआती सोलर नेबुला, वो विशाल गैस और धूल का बादल जिससे हमारा सूरज और प्लैनेट्स बने, में हुए केमिकल प्रोसेस के बारे में बेशकीमती सुराग मिल सकते हैं। ये उस पुराने जमाने के केमिकल फिंगरप्रिंट को देखने जैसा है। बेन्नू के ऑर्गेनिक्स की तुलना उन ऑर्गेनिक्स से करके जो मीटियोराइट्स में पाए जाते हैं या शुरुआती अर्थ की कंडीशंस को लैब में बनाकर तैयार किए जाते हैं, साइंटिस्ट प्लैनेटरी फॉर्मेशन और जीवन की उत्पत्ति के अपने मॉडल्स को और बेहतर बना सकते हैं। हर मॉलिक्यूल एक कहानी कहता है, हमारे सोलर सिस्टम के दूर के अतीत की एक धीमी सी आवाज, जो हमारी कॉस्मिक हिस्ट्री के बिखरे हुए हिस्सों को जोड़ने में हमारी मदद करता है। ओसाइरिस रेक्स के सैंपल्स से और बेन्नू के रिमोट ऑब्जर्वेशन से एक और सच में कमाल की खोज हुई है, पानी का पक्का सबूत मिला है। अब हम बेन्नू पर आज बहती नदियों या बड़े बड़े ओशंस की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि साइंटिस्ट को ऐसे मिनरल्स मिले हैं जिनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में पानी लॉक्ड है। इन्हें हाइड्रेटेड मिनरल्स कहते हैं और इनका मिलना बेन्नू के पास्ट के बारे में एक मजेदार कहानी बताता है। इससे पक्का पता चलता है कि कभी बहुत बहुत पहले
जिस पेरेंट बॉडी से बेनू बना उसके रॉक्स के साथ लिक्विड वाटर का इंटरैक्शन जरूर हुआ होगा। यह एक बहुत बड़ी खोज है दोस्तों, क्योंकि पानी उस लाइफ के लिए जिसे हम जानते हैं बिल्कुल जरूरी है। जो खास मिनरल्स पहचाने गए हैं जैसे कि क्लेज और कार्बोनेट्स, वो आमतौर पर पानी की मौजूदगी में ही बनते हैं। सोचो, एक बहुत बड़ा पुराना एस्ट्रॉइड, शायद सैकड़ों किलोमीटर चौड़ा, जो अर्ली सोलर सिस्टम में मौजूद था। इस पेरेंट बॉडी के अंदर शायद लिक्विड वाटर रिस रहा होगा, जिससे उसके रॉक्स बदल गए होंगे और ये हाइड्रेटेड मिनरल्स बन गए होंगे। बाद में एक जबरदस्त टक्कर ने इस बड़े बॉडी को तोड़ दिया होगा और बेनू उन्हीं टुकड़ों में से एक है जो ऐसे कॉस्मिक कोलिजन से बने। तो जब हम बेनू के हाइड्रेटेड मिनरल्स की स्टडी करते हैं तो हम असल में एक पुराने पानी वाले एनवायरनमेंट का सबूत देख रहे हैं, एक पानी वाली दुनिया जो अरबों साल पहले थी। इस खोज का बहुत बड़ा असर है इस बात पर कि अर्थ खुद एक पानी वाली दुनिया कैसे बनी। एक मेन थ्योरी यह है कि अर्थ का पानी कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स लाए थे उस शुरुआती उथल पुथल वाले समय में जब सोलर सिस्टम बन रहा था। बेनू पर, जो एक नियर अर्थ एस्ट्रॉइड है, पानी वाले मिनरल्स का मिलना इस आइडिया को सपोर्ट करने का सीधा सबूत देता है। इससे पता चलता है कि बेनू जैसी चीजें आम डिलीवरी व्हीकल्स रही होंगी, जो सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि, जैसा हमने डिस्कस किया, लाइफ के लिए जरूरी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी हमारे यंग प्लेनेट पर लाईं। यह एक ऐसे डायनामिक अर्ली सोलर सिस्टम की पिक्चर दिखाता है जहां लाइफ के इंग्रेडिएंट्स बहुत दूर दूर तक ट्रांसपोर्ट हो रहे थे। पानी की मौजूदगी एस्ट्रॉइड के फिजिकल प्रॉपर्टीज पर भी असर डालती है। यह उसकी स्ट्रेंथ, उसकी डेंसिटी पर असर कर सकता है और इस पर भी कि वो सनलाइट या इंपैक्ट्स जैसी फोर्सेस पर कैसे रिएक्ट करता है। बेनू की हिस्ट्री और कंपोजिशन में पानी के रोल को समझना साइंटिस्ट को एस्टेरॉयड इवोल्यूशन के ज्यादा एक्यूरेट मॉडल्स बनाने में हेल्प करता है। यह प्लैनेटरी डिफेंस के लिए हमारी स्ट्रैटेजीज को भी इन्फॉर्म करता है, क्योंकि एस्टेरॉयड का इंटरनल स्ट्रक्चर और कंपोजिशन की फैक्टर्स हैं। अगर हमें कभी किसी एस्टेरॉयड को डिफ्लेक्ट करना पड़ा तो बेनू पर पुराने पानी की ये बातें सिर्फ साइंटिफिकली इंटरेस्टिंग ही नहीं है, बल्कि ये हमारे बने रहने के लिए और हमारे कॉस्मिक नेबरहुड को समझने के लिए प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट भी हैं। सेक्शन 5, डी कार्बन कनेक्शन, जिंदगी से एक गहरा नाता। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और पानी वाले मिनरल्स की एक्साइटिंग डिस्कवरीज के अलावा बेनू की एक और फंडामेंटल बात है जो इसे बहुत स्पेशल बनाती है। इसमें कार्बन बहुत ज्यादा है। कार्बन, जैसा कि आप जानते हैं, अर्थ पर सभी तरह की जिंदगी की रीढ़ है। सबसे छोटे माइक्रोब से लेकर सबसे बड़ी वेल तक, सबसे ऊंचे पेड़ से लेकर आप और मुझ तक, जितने भी लाइफ फॉर्म्स हम जानते हैं वो कार्बन बेस्ड हैं। इस एलिमेंट में एक यूनिक एबिलिटी होती है बहुत सारे कॉम्प्लेक्स और स्टेबल मॉलिक्यूल्स बनाने की, जिससे यह आइडियल स्कैफोल्डिंग बन जाता है जिंदगी की पेचीदा मशीनरी के लिए। बेनू जैसे एस्टेरॉयड का मिलना, जो इस क्रूशल एलिमेंट से इतना भरा हुआ है, हमारी उत्पत्ति की कहानी से इसके कनेक्शन को और मजबूत करता है। बेनू के सैंपल्स में कार्बन की हाई कंसंट्रेशन इसे एक प्रिमिटिव कार्बोनेशियस एस्टेरॉयड के तौर पर कंफर्म करती है। इस तरह के एस्टेरॉइड्स को माना जाता है कि ये अर्ली सोलर सिस्टम के बचे हुए हिस्से हैं जो बिलियंस ऑफ ईयर्स में ज्यादा बदले नहीं हैं। ये कॉस्मिक फॉसिल्स की तरह हैं जो उन केमिकल कंडीशंस को संभाल कर रखते हैं जो तब मौजूद थीं जब प्लैनेट्स बनने शुरू ही हुए थे। बेनू पर जो कार्बन मिला है वो सिर्फ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के रूप में ही नहीं है, बल्कि सिंपलर फॉर्म्स में भी है और अलग अलग मिनरल्स में भी। यह हाई क्वांटिटी हमें बताती है कि कार्बन एक आसानी से मिलने वाला इंग्रेडिएंट था सोलर सिस्टम के उस हिस्से में जहां बेनू और उसकी पेरेंट बॉडी बनी थी। कार्बन की यह हाई क्वांटिटी एक और की रीजन है कि क्यों साइंटिस्ट मानते हैं कि बेनू जैसे एस्टेरॉइड्स ने शुरुआती अर्थ को जिंदगी के लिए रॉ मटेरियल्स दिए होंगे। हमारा प्लैनेट अपने शुरुआती दौर में शायद अपने कुछ शुरुआती वॉलेटिल एलिमेंट्स, जिसमें कार्बन भी शामिल है, खो चुका था, बहुत ज्यादा गर्मी और जियोलॉजिकल एक्टिविटी के कारण। बाद में कार्बन रिच एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स की टक्करों ने अर्थ की सरफेस पर इन जरूरी इंग्रेडिएंट्स की भरपाई की होगी। इसलिए बेनू इस डिलीवरी मैकेनिज्म का एक ठोस सबूत है। ये उस डिलीवरी ट्रक का एक हिस्सा खोजने जैसा है जो हमारे प्लैनेट पर जिंदगी के ग्रैंड प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जरूरी सप्लाईज लाया था। इसके अलावा कार्बन आइसोटोप्स, यानी कार्बन एटम्स के अलग अलग रूप जिनका मास थोड़ा अलग होता है, की स्टडी बेनू के सैंपल्स में हमें और भी गहरी इंसाइट्स दे सकती है। ये आइसोटॉपिक सिग्नेचर साइंटिस्ट को कार्बन के ओरिजिन का पता लगाने में मदद कर सकते हैं और इसकी तुलना अर्थ, मीटियोराइट्स और कॉमेट्स में पाए जाने वाले कार्बन से करने में मदद कर सकते हैं।
यह कंपैरेटिव एनालिसिस एक ज्यादा कंप्लीट पिक्चर बनाने में मदद करता है कि अर्ली सोलर सिस्टम में मटेरियल्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट और प्रोसेस हुए थे। यह कॉस्मिक अकाउंटिंग का एक सोफिस्टिकेटेड तरीका है जो कार्बन जैसे जरूरी एलिमेंट्स के फ्लो को टाइम और स्पेस में ट्रैक करता है, और बेनू हमें कुछ सबसे प्रिस्टीन लेजर एंट्रीज दे रहा है जो हमने कभी देखी है। सेक्शन 6, बेन्नू की एक तस्वीर, इस नियर अर्थ घुमक्कड़ को समझना। तो ये सेलेस्टियल बॉडी बेन्नू असल में कैसा है? चलो इस दिलचस्प स्पेस रॉक की एक तस्वीर बनाते हैं। बेन्नू को एक नियर अर्थ एस्ट्रॉइड या NEA माना जाता है। इसका मतलब है कि इसका ऑर्बिट इसे अर्थ के सन के चारों ओर घूमने वाले रास्ते के काफी करीब लाता है। खास तौर पर बेन्नू सन से करीब 1.3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के अंदर रहता है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब अर्थ और सन के बीच की एवरेज दूरी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर। बेन्नू लगभग हर 6 साल में हमारे प्लेनेट के करीब आता है, कभी कभी तो 186,000 मील या करीब 299,000 किलोमीटर तक पास आ जाता है। यह हमारे मून से भी ज्यादा करीब है, जिससे ये काफी दिलचस्पी की चीज बन जाता है, और जैसा कि हम बात करेंगे कुछ चिंता का भी। साइज के हिसाब से बेन्नू कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन ये यकीनन छोटा भी नहीं है। इसका डायमीटर लगभग 500 से 560 मीटर है, जो कि करीब 1 मील का तीसरा हिस्सा है। आपको इसके स्केल का अंदाजा देने के लिए सोचिए एक छोटा पहाड़ या कई बड़े स्पोर्ट्स स्टेडियम्स एक के ऊपर एक रखे हुए स्पेस में लुढ़क रहे हों। इसका शेप कुछ कुछ घूमने वाले लट्टू या एक खुरदुरे हीरे जैसा है, एकदम गोल स्फीयर जैसा नहीं। ओसाइरिस रेक्स के ऑब्जर्वेशन से पता चला कि इसकी सरफेस हैरानी की बात है कि काफी ऊबड़ खाबड़ और पत्थरों से भरी हुई है। ये कोई ठोस एक ही चट्टान नहीं है, बल्कि वो है जिसे साइंटिस्ट रबल पाइल एस्ट्रॉइड कहते हैं। इसका मतलब है कि ये बहुत सारे छोटे छोटे पत्थरों, कंकड़ों और धूल का एक ढीला ढाला ढेर है, जो सब आपस में अपनी बहुत कमजोर म्यूचुअल ग्रेविटी से जुड़े हुए हैं। ये रबल पाइल स्ट्रक्चर काफी दिलचस्प है। इससे लगता है कि बेन्नू शायद एक बहुत बड़े एस्ट्रॉइड का टुकड़ा है जो बहुत पहले एक टक्कर में टूट गया था। फिर वो टुकड़े ढीले ढाले तरीके से दोबारा जुड़ गए और आज का बेन्नू बन गया। इस कंपोजिशन के कई इंपॉर्टेंट मतलब हैं। एक तो इससे सरफेस थोड़ी अनस्टेबल हो जाती है। ओसाइरिस रेक्स ने बेन्नू की सरफेस से पार्टिकल्स को बाहर निकलते हुए देखा। इतने छोटे बॉडी पर एक्टिविटी का मिलना एक हैरान करने वाली खोज थी। इसका यह भी मतलब है कि बेन्नू में ज्यादा इंटरनल स्ट्रेंथ नहीं है। इस स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है, सिर्फ साइंटिफिक जिज्ञासा के लिए नहीं, बल्कि इसलिए भी कि अगर कभी इंसान को ऐसे एस्टेरॉइड से इंटरैक्ट करना पड़े, शायद रिसोर्स इस्तेमाल करने के लिए या प्लैनेटरी डिफेंस के लिए। बेन्नू को बी टाइप एस्ट्रॉइड भी माना जाता है, जो कार्बोनेशियस एस्ट्रॉइड्स का एक सब टाइप है। इसका मतलब है कि इसकी सरफेस बहुत डार्क है। ये सूरज की रोशनी का सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा, करीब 4% रिफ्लेक्ट करती है, जिससे ये कोयले से भी ज्यादा डार्क हो जाता है। ये डार्क रंग कार्बन रिच मटेरियल्स के ज्यादा होने की वजह से है, जैसा कि हमने बात की थी। ये एस्टेरॉइड बेल्ट के बाहरी इलाकों का एक बचा हुआ हिस्सा है, या शायद सोलर सिस्टम में और भी दूर का, जो अरबों सालों में अंदर की तरफ माइग्रेट होकर अपने आज के नियर अर्थ ऑर्बिट में आया है। इसका पुराना होना, इसका कार्बोनेशियस कंपोजिशन और इसका रबल पाइल स्ट्रक्चर, ये सब मिलकर बेन्नू को साइंटिफिक स्टडी के लिए एक बहुत ही कीमती टारगेट बनाते हैं। हमारे सोलर सिस्टम के शुरुआती दिनों की एक सच्ची खिड़की। सेक्शन 7, एक दूर की गड़गड़ाहट, बेन्नू के पृथ्वी से टकराने के पोटेंशियल इंपैक्ट पर विचार। अब कोई भी ऑब्जेक्ट जो पृथ्वी के रिलेटिवली करीब आता है, लोगों के मन में हमेशा एक सवाल उठता है, क्या होगा अगर यह हमसे टकरा गया तो? बेन्नू, जो कि एक नियर अर्थ एस्टेरॉइड है और जिसे पोटेंशियली हैजर्डस एस्टेरॉइड PHA भी क्लासिफाई किया गया है, नेचुरली इस सवाल को सबसे आगे ले आता है। यह बात पहले ही साफ कर देना इंपॉर्टेंट है कि बेन्नू के पृथ्वी से टकराने के चांसेस बहुत बहुत कम हैं। अभी के कैलकुलेशंस, जो इसके प्रिसाइसली डिटरमिन किए गए ऑर्बिट पर बेस्ड हैं, उनके अनुसार इसके हमारे प्लैनेट से टकराने का चांस 2700 में से 1 है, या लगभग 0.037%। और यह पोटेंशियल इंपैक्ट कोई जल्दी नहीं होने वाला। पॉसिबल टक्कर के लिए सबसे सिग्निफिकेंट डेट सितंबर 2182 है। तो हालांकि प्रोबेबिलिटी कम है और टाइम फ्रेम भी 150 साल से ज्यादा दूर है, बेन्नू के साइज के एस्टेरॉइड से टक्कर के पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस इतने सीरियस हैं कि साइंटिस्ट्स उन्हें केयरफुली स्टडी करते हैं। मिसाल के तौर पर अर्ली 2025 में पब्लिश हुई एक स्टडी में डिटेल में बताया गया कि क्या हो सकता है अगर बेन्नू पृथ्वी से टकराता है। तो यह वैसा एक्सटिंक्शन लेवल इवेंट नहीं होगा जैसा डायनासोर को खत्म करने वाला था,
वो एस्टेरॉइड बहुत बहुत बड़ा था, शायद 10 किलोमीटर चौड़ा, लेकिन बेन्नू जैसे 500 मीटर के ऑब्जेक्ट से टक्कर फिर भी रीजनल स्केल पर भारी तबाही मचाएगी और इसके सिग्निफिकेंट ग्लोबल इफेक्ट्स भी होंगे। तुरंत एक पावरफुल शॉकवेव होगा, अर्थक्वेक्स आएंगे और थर्मल रेडिएशन से पोटेंशियली दूर दूर तक आग लग सकती है। साथ ही एक बड़ा क्रेटर भी बनेगा। साइंटिस्ट द्वारा सिमुलेट किए गए लॉन्गर टर्म ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस भी काफी होश उड़ाने वाले हैं। ऐसा इंपैक्ट एटमॉस्फेयर में करोड़ों टन धूल झोंक सकता है। यह धूल पृथ्वी को ढक लेगी, सूरज की रोशनी को रोक देगी और ग्लोबल कूलिंग का एक दौर शुरू कर देगी। एवरेज सरफेस टेम्परेचर लगभग 4 डिग्री सेल्सियस या 7 डिग्री फ़ारेनहाइट तक कम हो सकता है, जो कि एक बहुत सिग्निफिकेंट बदलाव है। ग्लोबल रेनफॉल पैटर्न्स भी डिसरप्ट हो सकते हैं, जिसमें लगभग 15% की पोटेंशियल कमी आ सकती है। इसके अलावा ओजोन लेयर, जो हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है, 32% तक डिप्लीट हो सकती है, जिससे सरफेस पर यूवी एक्सपोजर बढ़ जाएगा। सिमुलेशंस के अनुसार ये एटमॉस्फेरिक और क्लाइमेटिक डिसरप्शंस 3 से 4 साल तक रह सकते हैं। कम सूरज की रोशनी के कारण पौधों का फोटोसिंथेसिस 20 से 30% तक कम हो सकता है, जिससे एग्रीकल्चर और नेचुरल इकोसिस्टम्स पर असर पड़ेगा। इंटरेस्टिंगली, जहां जमीन पर जीवन को भारी नुकसान होगा, वहीं कुछ मॉडल्स बताते हैं कि ओशियानिक प्लैंकटन शायद रिलेटिवली जल्दी, शायद 6 महीने के अंदर रिकवर कर सकते हैं, और ओशंस में आयरन रिच धूल जमने के कारण उनमें टेम्परेरी बूम भी आ सकता है। ये कैस्केडिंग इफेक्ट्स की एक कॉम्प्लेक्स सीरीज है, जो यह बताती है कि ऐसे एस्टेरॉइड्स को समझना और ट्रैक करना हमारी सभ्यता के फ्यूचर के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अनुमान है कि बेन्नू के साइज के ऑब्जेक्ट्स पृथ्वी से लगभग हर 1 लाख से 2 लाख साल में टकराते हैं। सेक्शन 8, अपने प्लैनेट को बचाना, बेन्नू से प्लैनेटरी डिफेंस के लिए सबक। बेन्नू की स्टडी, जिसमें उसका कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर और ऑर्बिटल पाथ शामिल है, सिर्फ सोलर सिस्टम कैसे बना या जीवन की शुरुआत कैसे हुई, इन रहस्यों को सुलझाने के बारे में नहीं है। यह एक बहुत ही जरूरी भूमिका निभाता है एक बहुत ही प्रैक्टिकल फील्ड में, प्लैनेटरी डिफेंस। अपने दुश्मन को जानना, ऐसा कह सकते हैं, एक संभावित कॉस्मिक खतरे से खुद को बचाने का पहला कदम है। हालांकि बेन्नू के खुद हमसे टकराने का चांस कम है और दूर का है, वहां कई दूसरे एस्टेरॉइड्स भी हैं, कुछ खोजे जा चुके हैं और कई अभी भी अनजाने हैं, जो भविष्य में खतरा बन सकते हैं। इसलिए बेन्नू से हम जो कुछ भी सीखते हैं, वह हमें ऐसी किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार होने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, बेन्नू का जो रबल पाइल नेचर है, उसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमें कभी बेन्नू जैसे किसी एस्टेरॉइड को टक्कर से बचाने के लिए डिफ्लेक्ट करना पड़ा, तो हम जो स्ट्रैटेजी चुनेंगे वह काफी हद तक उसके अंदरूनी स्ट्रक्चर पर निर्भर करेगी। एक ठोस मोनोलिथिक चट्टान एक डिफ्लेक्शन की कोशिश पर अलग तरह से रिएक्ट कर सकती है, बिखरे हुए पत्थरों और बजरी के ढेर की तुलना में। एक रबल पाइल एस्टेरॉइड को एक जोरदार विस्फोटक से उड़ाने की कोशिश शायद उसे कई छोटे फिर भी खतरनाक टुकड़ों में तोड़ दे, या हो सकता है कि यह बिल्कुल भी असरदार न हो। इसके बजाय ऐसे तरीके जो हल्का, लगातार धक्का देते हैं, जैसे कि ग्रेविटी ट्रैक्टर या किनेटिक इंपैक्टर, ऐसी चीजों के लिए ज्यादा सही हो सकते हैं। खुशकिस्मती से हमारे पास तैयारी करने के लिए 150 साल से ज्यादा हैं, अगर बेन्नू कभी ज्यादा पक्का खतरा बनता है, जो कि फिर से कहूं मुमकिन नहीं लगता। और इंसानियत हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी है। नासा का डार्ट डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट मिशन, जो 2022 में सफलतापूर्वक हुआ, प्लैनेटरी डिफेंस में एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। डार्ट ने जानबूझकर एक स्पेसक्राफ्ट को छोटे एस्टेरॉयड डिमॉर्फोस से टकराया, जो एक बड़े एस्टेरॉयड डिडिमोस का चक्कर लगा रहा था। इस मिशन ने शानदार ढंग से यह दिखा दिया कि हमारे पास किसी एस्टेरॉयड के ऑर्बिट को बदलने की टेक्नोलॉजी है, एक ऐसे तरीके से जिसे मापा जा सके। यह पहला फुल स्केल टेस्ट था इस तरह की किनेटिक इंपैक्टर टेक्नोलॉजी का, जिसने साबित कर दिया कि यह पृथ्वी को बचाने के लिए एक कामयाब ऑप्शन है। ओसाइरिस रेक्स और डार्ट जैसे मिशनों से इकट्ठा किया गया डेटा चल रहे एस्टेरॉयड सर्वे प्रोग्राम्स के साथ मिलकर एक पूरी प्लैनेटरी डिफेंस स्ट्रेटजी के सभी जरूरी हिस्से हैं। बेन्नू जैसे एस्टेरॉयड्स की खासियतें जानकर, उनका साइज, आकार, बनावट, घूमने का तरीका और रास्ता, हम उनके खतरे का बेहतर अंदाजा लगा सकते हैं और उनसे बचने के सबसे असरदार तरीके डेवलप कर सकते हैं। यह एक ग्लोबल कोशिश है जिसमें कई देशों के साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स शामिल हैं, जो सब मिलकर हमारे प्लेनेट को सुरक्षित रखने के लिए काम कर रहे हैं। बेन्नू हमारी पृथ्वी की बहन अनजाने में हमारी मदद कर रहा है, यह सीखने में कि भविष्य में होने वाली कॉस्मिक टक्करों से अपने साझे घर को कैसे बचाया जाए
इस पुराने अंतरिक्ष यात्री से मिली एक सचमुच कीमती सीख। सेक्शन 9, बेन्नू की हमेशा रहने वाली देन, हमारे सोलर सिस्टम की कहानी की एक झलक। ओसाइरिस रेक्स मिशन और बेन्नू के सैंपल्स का जो लगातार विश्लेषण हो रहा है, ये हमारे ब्रह्मांड की खोज में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। बेन्नू, ये छोटा अंधेरा सा एस्टेरॉयड हमें पहले ही जानकारी का खजाना दे चुका है, जिससे शुरुआती सोलर सिस्टम के बारे में, जीवन के लिए जरूरी चीजों के बारे में और उन प्रक्रियाओं के बारे में भी हमारी समझ बदल रही है जिनसे हमारे जैसे ग्रह बने। इसकी देन सिर्फ जमा किए गए डेटा या वापस लाए गए सैंपल्स में ही नहीं है, बल्कि उन गहरे सवालों में भी है जिनके जवाब देने में ये हमारी मदद करता है, और उन नए सवालों में भी जो ये हमें पूछने के लिए इंस्पायर करता है। ये सचमुच एक खिड़की है जो हमें बहुत पुराने अतीत की एक झलक दिखाती है, लगभग 4.5 अरब साल पहले की। बेन्नू पर जीवन को बनाने वाले मूल तत्वों की खोज, जैसे कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और पानी वाले खनिज, इस बात को और पक्का करती है कि जीवन के लिए जरूरी मूल चीजें सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं हैं, ये पूरे सोलर सिस्टम में फैली हुई हैं और शायद पूरी आकाशगंगा में भी। इसका मतलब ये नहीं कि जीवन हर जगह आम है, लेकिन इससे ये जरूर पता चलता है कि कच्चा माल आसानी से मौजूद है। बेन्नू के राज हमें इस उलझी हुई कहानी को समझने में मदद कर रहे हैं कि कैसे गैस और धूल के एक बेजान बादल से आखिरकार जीवन से भरा एक ग्रह बन सकता है। ये समझ बहुत जरूरी है क्योंकि हम रहने लायक जगहों की तलाश जारी रखे हुए हैं और दूसरे आसमानी पिंडों पर जीवन के निशान ढूंढ रहे हैं, हमारे सोलर सिस्टम के अंदर भी और उससे बाहर भी। इसके अलावा बेन्नू की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का गहराई से अध्ययन, इसका रबल पाइल स्ट्रक्चर और एक नियर अर्थ ऑब्जेक्ट के तौर पर इसका व्यवहार प्लैनेटरी साइंस और प्लैनेटरी डिफेंस के लिए बेशकीमती जानकारी देता है। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि ये छोटे पिंड कैसे इवॉल्व होते हैं, वे अपने आसपास के माहौल के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं और हम किसी दिन उनके साथ कैसे इंटरैक्ट कर सकते हैं, चाहे वो साइंटिफिक स्टडी के लिए हो, रिसोर्सेज के इस्तेमाल के लिए हो, या अगर जरूरत पड़े तो हमारे ग्रह की रक्षा के लिए। बेन्नू से मिली हर छोटी बड़ी जानकारी हमारे सोलर सिस्टम के डायनामिक और हमेशा बदलते रहने वाले स्वभाव के बारे में हमारी बढ़ती समझ को और बढ़ाती है। एक ऐसा सिस्टम जो ऐसे अनगिनत पिंडों से भरा है, जिनमें से हर एक की अपनी कहानी है। बेन्नू तक जाने और वापस आने का ये सफर और इसके कीमती सैंपल्स का चल रहा विश्लेषण बिना किसी शक के आने वाले कई सालों, यहाँ तक कि दशकों तक रोमांचक खोजें देता रहेगा। दूसरे एस्टेरॉयड्स और धूमकेतुओं के लिए भविष्य के मिशन ओसाइरिस रेक्स से मिले ज्ञान पर ही आगे बढ़ेंगे और हमारी ब्रह्मांडीय उत्पत्ति की समझ को और बेहतर बनाएंगे। बेन्नू, पृथ्वी की बहन, ने हमें एक शानदार तोहफा दिया है, शुरुआती सोलर सिस्टम का एक ठोस टुकड़ा, हमारे अतीत से एक सीधा जुड़ाव और भविष्य की हमारी खोजों के लिए एक मार्गदर्शक रोशनी। इसकी कहानी हमारी अपनी कहानी से जुड़ी हुई है। ये हमें याद दिलाती है हमारे गहरे रिश्ते की उस विशाल और अद्भुत ब्रह्मांड से जिसमें हम रहते हैं। हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि और भी ऐसे रोचक फैक्ट्स मिलते रहें। देखने के लिए धन्यवाद और अपने दिमाग को ऐसे ही क्यूरियस बनाए रखें।